नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूपी ट्रिपल एस सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 15 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको करने होंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज करने होंगे। इसके अलावा आपको थ्योरी को तो पढ़ना ही होगा। इसी तरीके से हम तैयारी को कंप्लीट करते हैं। आज हम कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक्स के 104 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य किसी वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अभी आप वहां पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रिंटर, मोबाइल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है तथा अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम आदि इम्पैक्ट प्रिंटर के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉट्स पर इंच होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आसान भी आते हैं। डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच, यह प्रिंटिंग और डिजिटल इमेजिंग में रिजोल्यूशन मापने की एक प्रमुख इकाई है। उच्च डीपीआई का मतलब है इमेज में ज़्यादा डॉट्स होते हैं, ज़्यादा पिक्सल होते हैं। ज़्यादा डॉट्स होने से इमेज अधिक स्पष्ट और विस्तृत दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? Which page description language is most commonly associated with high quality printer output, especially in laser printers? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पोस्ट स्क्रिप्ट। ये भी 2025 का पीवाईक्यू है। पोस्ट स्क्रिप्ट एक पृष्ठ विवरण भाषा है। इसे विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो पृष्ठ पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज को सटीक रूप से दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इंकजेट प्रिंटर। 2025 का पीवाईक्यू है। ये भी प्रवर्तन कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछा गया था। इंकजेट प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही को बूंदों को कागज पर छिड़क कर छपाई करता है। यह प्रिंटिंग तकनीकी थर्मल या पाइजोइलेक्ट्रिक विधियों का उपयोग करके स्याही को नियंत्रित करती है। पाइजो इलेक्ट्रिक, इस सटीक नियंत्रण के कारण इंकजेट प्रिंटर से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट प्राप्त करना संभव होता है। अगला प्रश्न है आपका कि करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड। ये भी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड का उपयोग करते हैं। ये प्रिंटर एक रिबन के माध्यम से कागज पर अक्षरों या ग्राफिक्स को मुद्रित करने के लिए छोटी पिनों का उपयोग करते हैं। पिनों के भौतिक प्रहार के कारण ही इसे इम्पैक्ट प्रिंटिंग तकनीकी कहा जाता है। अगला पीवाईक्यू है आपका कि गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लेजर तकनीकी, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2025 का पीवाईक्यू है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग करते समय कागज पर कोई भौतिक प्रहार नहीं करते हैं। इन प्रिंटरों द्वारा चित्र या टेक्स्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से लेजर तकनीकी का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इंकजेट स्प्रे तकनीकी और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां भी शामिल हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? तो ये बनाता है लेजर बीम। लेजर प्रिंटर में एक फोटो कॉन्डक्टिव ड्रम होता है जो लगातार घूमता रहता है। यह ड्रम शुरुआत में एक समान चार्ज से आवेशित किया जाता है। इसके बाद एक लेजर बीम ड्रम पर उन स्थानों को डिस्चार्ज करता है जहां इमेज या टेक्स्ट प्रिंट करना होता है। इस प्रक्रिया से ड्रम पर एक विद्युत छवि बनती है जिसे टोनर आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर अधिक सहज पैटर्न कैसे बनाते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके। यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का ये प्रश्न है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर अधिक सहज पैटर्न बनाने के लिए डीथरिंग और बिंदु स्थानांतरण जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये तकनीकें आसन्न बिंदुओं को इस तरह से व्यवस्थित करती हैं कि वे ओवरलैप हो सकें। इससे रंगों और टोन में सहज बदलाव प्राप्त होता है जिससे आउटपुट उच्च कोटि का दिखता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो सूची आधारित है। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है, तो हम सीधे सूची का मिलान पढ़ेंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही है। इंकजेट प्रिंटर यह कागज पर तरल स्याही को बूंदों पर स्प्रे करता है। जो तरल स्याही की बूंदें होती हैं वो इंकजेट प्रिंटर स्प्रे करता है। लेजर प्रिंटर जो है वो टोनर पाउडर यानी कि सूखी स्याही का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। 3D प्रिंटर भौतिक त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है। 3D प्रिंटर से आजकल घर भी बन जाते हैं। अगला जो प्रश्न सेक्शन है वो है टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन। यूपी के सभी PYQs हम करने वाले हैं और मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों और उनकी विशेषताओं से मिलान करिए। तो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। MOLED, LCD, रेटिना डिस्प्ले और ई इंक डिस्प्ले। तो जो ई इंक डिस्प्ले होता है ये कम शक्ति ई रीडर्स में प्रयुक्त होते हैं। सीधे आंसर देखते हैं। AMOLED स्क्रीन में विविध रंग और वास्तविक काले यानी कि सेल्फ लिट पिक्सल्स होते हैं। इसमें प्रत्येक पिक्सेल स्वयं प्रकाशित होता है जिससे बिजली की खपत कम होती है। तो जो वास्तविक काले होते हैं एकदम प्योर ब्लैक जिसको कहते हैं। LCD स्क्रीन बैकलिट होती है और यह बजट डिवाइसों में आम होती है। इसे प्रकाशित करने के लिए अलग बैकलाइट की आवश्यकता होती है। रेटिना डिस्प्ले उच्च पिक्सल डेंसिटी वाली स्क्रीन है जिसे विशेष रूप से एप्पल उपकरणों के लिए मार्केटिंग शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ई इंक डिस्प्ले कम शक्ति का उपयोग करते हैं और कागज जैसा प्रभाव पैदा करते हैं जो ई रीडर्स जैसे किंडल के लिए आदर्श हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जहां पर पूछा गया है कि लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, बाइक, स्कूटर और पावर टूलों में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, ये रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है? टैबलेट की महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता है टच स्क्रीन इंटरफेस। टैबलेट की सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हार्डवेयर विशेषता टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट का मुख्य रूप से टच स्क्रीन के माध्यम से ही संचालन किया जाता है। इसमें माउस या भौतिक कीबोर्ड की अनिवार्यता नहीं होती है, हालांकि उन्हें जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वाइब्रेशन मोटर। हैप्टिक फीडबैक एक ऐसी तकनीकी है जो स्पर्श संवेदनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कंपन का उपयोग करती है। मोबाइल उपकरणों में यह सुविधा मुख्य रूप से वाइब्रेशन मोटर द्वारा सक्षम होती है। यह उपयोगकर्ता के कंपन के माध्यम से स्पर्श इनपुट जैसे कीबोर्ड टाइपिंग की पुष्टि करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है, कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है।
और जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सिम। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह एक छोटा चिप कार्ड होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगाया जाता है। सिम कार्ड नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से मोबाइल नंबर, कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट सेवाएं काम करती हैं। यह आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024 का पीवाईक्यू है यूपी ट्रिपल एस सी का। अगला प्रश्न है आपका कि कॉलम ए में वायरलेस नेटवर्क के प्रकारों का कॉलम है और कॉलम बी में उनका विवरण है। तो उनको आपको मैच करना है। सेलुलर नेटवर्क, वायरलेस हॉटस्पॉट, सैन वायरलेस नेटवर्क और फ्लीट वायरलेस संचार, ये आपसे पूछा गया है। इनका मिलान करना है। सीधे उत्तर पर चलते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। सेलुलर नेटवर्क जो होता है वो मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज प्रदान करते हैं। वायरलेस हॉटस्पॉट जो हैं वो कैफ़े और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। सैन वायरलेस नेटवर्क की अगर बात की जाए तो टैक्टिकल अभियानों के लिए स्वनिहित नेटवर्क होते हैं। फ्लीट वायरलेस संचार की अगर बात की जाए तो टैक्सियों, ट्रकों और डिलीवरी वाहनों द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला कॉलम है आपका प्रश्न। कॉलम ए में गतिशीलता और नेटवर्क प्रकारों का, कॉलम बी में उनके उचित विवरण से मिलान करना है आपको। फिर यहाँ पर आप सीधे आंसर पे चलते हैं। आपका ये 2025 का पीवाईक्यू है फॉरेस्ट गार्ड का। फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क यह स्थिर बिंदुओं के बीच वायरलेस संचार स्थापित करता है। मोबाइल वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? चलते समय जैसे कार या विमान में कनेक्टिविटी की अनुमति देता है। वायर्ड नेटवर्क क्या है? ईथरनेट केबल जैसे भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वायरलेस मॉडेम लैपटॉप को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका कोटलीन। कोटलीन को एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा है जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी मुख्य रूप से iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है। पर्ल का उपयोग सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग कार्यों में किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जो एकदम नया आया था होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में 2025 में। तो कुछ एक दो प्रश्न आपको हर एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। आपका जो टारगेट है 80 से 90% प्रश्नों को सही करने का, उसकी तैयारी आपको हमेशा पूरी करनी है। एक दो प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन वो अगली बार तैयार करके आप उन्हें जाएंगे एग्जाम में। अब हम बढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएस वर्ड की तरफ, जिसके पीवाईक्यूज अब आप देखने वाले हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है, और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, पेंट इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कुछ मैचिंग दी गई है, इनमें से कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। मेलिंग मैनेजिंग सोर्सेस का काम नहीं है। मेलिंग का काम होता है ईमेल भेजने से। लेकिन यहाँ पर एमएस ऑफिस की अगर बात की जाए तो एमएस वर्ड में मैनेज सोर्सेस का विकल्प मेलिंग टैब में नहीं होता है। ठीक है, तो ये टैब में बात की गई है, रेफरेंस टैब, लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब में मैनेजिंग सोर्सेस नहीं होता है। यह विकल्प वास्तव में रेफरेंस टैब में साइटेशन के अंतर्गत पाया जाता है। इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स रेफरेंस में होती है और हाइफनेशन ये लेआउट में होता है और हाइपरलिंक इंसर्ट में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। एमएस वर्ड में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो की स्प्लिट करने के लिए किया जाता है।
विंडो स्प्लिट होने से आप एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग-अलग हिस्सों को एक साथ देख सकते हैं। स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए भी इसी शॉर्टकट का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में रिक्त स्थान सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो वो क्या होगा, वो हेडर होगा। जबकि रिक्त स्थान सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल का निजीकृत करने के लिए किया जाता है। तो हेडर और आपका मेल मर्ज, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। एजीटीए 2025 का प्रश्न है। मेल मर्ज सुविधा का उपयोग एक ही प्रारूप को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार करने, पत्रों या ईमेल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी? तो सही उत्तर है आपका वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग। ये भी आपका प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का पीवाईक्यू है। ऑफिस वर्ड 2007 में एक नई सुविधा जोड़ी गई जिससे उपयोगकर्ता वर्ड से सीधे ब्लॉग पोस्ट करते थे। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी ब्लॉग सेवा जैसे वर्डप्रेस, ब्लॉगर आदि से कनेक्ट कर सकते थे। इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ही ब्लॉग लिखना और प्रकाशित करना आसान हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग और रिक्ति के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? तो सही उत्तर है आपका शैलियाँ, स्टाइल्स जो होता है। इंग्लिश में आपका स्टाइल है और एमएस ऑफिस को आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। हिंदी का ट्रांसलेशन आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। एमएस वर्ड में शैलियाँ यानी कि स्टाइल सुविधा डॉक्यूमेंट के विभिन्न अनुभागों जैसे हेडिंग, पैराग्राफ के लिए फॉन्ट, कलर, ब्लैंक स्पेस आदि को सेट करने की सुविधा देता है। यह फॉर्मेटिंग विशेषताओं को एक समूह जैसे सेट में के रूप में परिभाषित करने यानी कि डिफाइन करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। इस सुविधा से डॉक्यूमेंट में एक रूपता बनी रहती है यानी कि समान सेम बना रहता है, ठीक है। किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को एक साथ क्विक रूप से अपडेट किया जा सकता है, फास्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द मेल मर्ज फीचर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना या स्वचालित रूप से अनुक्रमणिकाएं सृजित करना, कई दस्तावेजों को एक फाइल में संयोजित करना, कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करना। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बाय मर्जिंग अ मेन डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण, लेबल या ईमेल तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें एक मुख्य डॉक्यूमेंट प्रारूप को किसी डेटा स्रोत जैसे एक्सेल सीट या डेटाबेस के साथ जोड़ा जाता है। इससे एक ही बार में कई लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत जानकारी वाले डॉक्यूमेंट स्वतः तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मेल मर्ज। मेल मर्ज एक महत्वपूर्ण फीचर है जो एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत जैसे एक्सेल सीट या डेटाबेस से लिंक करता है। इसके मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं: मेन डॉक्यूमेंट, मुख्य दस्तावेज, डेटा सोर्स, डेटा स्रोत और फाइनल डॉक्यूमेंट। इसका उपयोग प्रमाण पत्र, लेबल, निमंत्रण और व्यक्तिगत पत्रों को बल्क में बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? तो सही उत्तर है आपका Ctrl+Q। जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का प्रश्न है। Ctrl+Q कमांड का उपयोग एमएस वर्ड में किसी चयनित पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। ओपन का प्रयोग फाइल ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+L का उपयोग टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए होता है और कॉपी का उपयोग कंटेंट को कॉपी करने के लिए होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो पूरा आपका कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइन है। जब इस कोने से कंटेंट पूरा चिपका हुआ हो जहाँ पर ये कर्सर है तो वो आपका राइट अलाइन होता है, और जब आपका सेंटर में जैसे ये आपका जो लिखा है नोट्स बाय अभिषेक सर एट क्विक रिवीजन क्लासेस सिर्फ 150 रुपये में,
और मोबाइल नंबर लिखा है 9453366279। तो ये आपका लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। और जब कुछ सेंटर में अलाइन होता है, जैसे आपने यहाँ पर एमएस वर्ड का टाइटल देखा होगा, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, और ये जो आपका नोट्स बाय अभिषेक सर लिखा है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विच एक्शन वुड यू यूज टू क्विकली चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, यानी कि चयनित टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे। अपर केस का मतलब होता है जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं उसमें बदलने के लिए। तो सही उत्तर है आपका शिफ्ट प्लस F3। सेलेक्टेड टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच टॉगल यानी कि बदलने करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में यह केस बदलने का सबसे त्वरित यानी कि फास्ट और आसान तरीका है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट तरीका क्या है। तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ये आपका 2025 का यूपी ट्रिपल एस सी का पीवाईक्यू है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट में फॉन्ट सेटिंग्स को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस क्यू पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन लगाने के लिए, तथा कंट्रोल प्लस एफ फाइंड यानी कि खोजने के लिए, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होता है प्रयोग में। काफ़ी उपयोगी है अगर आप एमएस वर्ड प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ का काफ़ी अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे रहे हो, कई बार मैंने आपको कराया है ये। सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस बी। विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सामग्री को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। जैसे आपने कुछ कॉपी कर रखा है और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। मैक सिस्टम में इसके लिए कमांड प्लस बी का उपयोग होता है। वहां पर कमांड नाम की बटन होती है। यह कमांड क्लिपबोर्ड में मौजूद कॉपी किए गए टेक्स्ट, चित्र या फाइल को वर्तमान स्थान पर पेस्ट कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, मेल मर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है मेल मर्ज, मैंने आपको पढ़ाया भी है और बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। 2024 में एक्सरे टेक्नीशियन का ये पीवाईक्यू है। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसका उपयोग एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में डेटा को संयोजित करने के लिए किया जाता है। इससे आप एक ही प्रारूप जैसे निमंत्रण पत्र की कई व्यक्तिगत प्रतियां अलग अलग नाम पते के साथ बना सकते हैं। यह डेटाबेस जैसे एक्सेल या आउटलुक संपर्क को सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करता है। अगला प्रश्न है आपका कि बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी क्या है। तो सही उत्तर है आपका शिफ्ट प्लस टैब। To jump the equivalent space to the left, the key is used shift plus tab। कर्सर को बाईं ओर पीछे समतुल्य रिक्त स्थान यानी कि टैब स्पेस पर ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। केवल टैब कुंजी का प्रयोग करके कर्सर को दाईं ओर एक निश्चित दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है। यह शॉर्टकट टेबल के सेल्स में पीछे जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसको क्लिक करके आप बना सकते हैं। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार ठीक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस बड़ा वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है क्लोजिंग ब्रैकेट। इसी प्रकार फॉन्ट आकार को हर बार ठीक एक पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल प्लस ओपनिंग जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसका प्रयोग करते हैं। यह शॉर्टकट फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन के डिफॉल्ट जंप से अलग सटीक बदलाव करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को
रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में। यह भी आपका 2024 का PYQ है। ये विशेष प्रभाव टेक्स्ट को विभिन्न शैलियों यानी कि विभिन्न स्टाइल्स में सजावटी रूपों में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स Ctrl+D के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिक्त स्थान सॉफ्टवेयर है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट जैसे पत्र, रिपोर्ट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ड में 8.5 इंच इंटू 14 इंच के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है? तो उसे लीगल पेपर कहते हैं। MS वर्ड में पेपर साइज 8.5 इंच इंटू 14 इंच को लीगल पेपर साइज कहा जाता है। लेटर साइज जो होता है वो 8.5 इंटू 11 इंच होता है। A4 साइज की अगर बात की जाए तो 8.27 इंटू 11.69 इंच होता है, लगभग 8.3 इंटू 11.7। ये सेटिंग पेज लेआउट टैब में साइज विकल्प से सेट की जाती है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये जो लंबाई मैंने बताई है, लंबाई चौड़ाई लेटर और A4 साइज की, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो ये आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन। जब आप फोन को खड़ा रखते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड होता है, और जब आप उसको लेटा के देखते हैं अपने हथेली को, तो वो आपका लैंडस्केप मोड हो जाता है। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, जिसमें पेज लंबवत होता है, ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है। लैंडस्केप में ओरिएंटेशन में पेज क्षैतिज होता है, जो चौड़ा दिखता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, स्टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स की विशेषता हेडिंग 1, हेडिंग 2 को परिभाषित करते हैं। इन्हें हेडिंग स्टाइल्स के आधार पर MS वर्ड स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिक अंतर वस्तु की तालिका यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करता है। यह सुविधा रेफरेंस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होती है, जिससे बड़े डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करना आसान हो जाता है। जैसे रेफरेंस टैब में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या करता है, जितने भी हेडिंग्स होती हैं आपकी फाइल में, आपके कंटेंट में, उन्हें एक इंडेक्स की तरह बना देता है, और जैसे ही आप उस हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस पेज पर उस हेडिंग के कंटेंट पर आप पहुंच जाते हैं। एक तरीके से हाइपर लिंक बना देता है इंडेक्स में सभी आपके हेडिंग्स का, जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से जानते हैं। दस्तावेज को प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। पेपर सेटिंग सेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पेपर सही से फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन दस्तावेज को अनसेव करना ये कभी प्रिंट करने के काम नहीं आता है। सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है, दस्तावेज को प्रिंट लेने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा जा सकता है ताकि यह पता चले कि पेज कागज पर कैसा छपेगा। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका राइट एरो का। कर्सर को दाईं ओर राइट साइड या अगले कैरेक्टर पर ले जाने के लिए राइट एरो का जो की है उसका प्रयोग करते हैं। लेफ्ट एरो बाईं ओर जाने के लिए है, और अप एरो का उपयोग हम एक लाइन ऊपर जाने के लिए करते हैं, और डाउन एरो का उपयोग हम एक लाइन नीचे जाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक होती है? तो सही उत्तर है आपका पैराग्राफ में 3 लाइन तक। ये भी आपका JEE 2018 की परीक्षा 2022 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग पैराग्राफ की शुरुआत में सजावट के लिए किया जाता है। ये फीचर MS वर्ड के इंसर्ट मेनू में उपलब्ध होता है। डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ में 3 लाइनों के बराबर होती है।
अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लेफ्ट एंड टॉप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन पेज बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया अतिरिक्त स्थान होता है। बाइंडिंग हमेशा पेज के बाईं या ऊपरी तरफ होती है, इसलिए गटर पोजीशन बॉक्स में केवल लेफ्ट और टॉप विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है? जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो सही उत्तर है आपका ड्राफ्ट व्यू। एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू एक ऐसा व्यू है जहां हेडर, फुटर, बैकग्राउंड इमेज और पेज बॉर्डर दिखाई नहीं देते हैं। यह मुख्य रूप से तेज टाइपिंग और एडिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि प्रिंट लेआउट व्यू में पेज बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा वह प्रिंट होने पर आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। तो भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान पर या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। एमएस वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द होता है, अनुभाग या स्थान है, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए नाम देते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क किए गए टेक्स्ट या पेज पर बिना स्क्रॉल किए सीधा पहुंचा जा सकता है। यह सुविधा इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक्स ग्रुप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+B का प्रयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग करते हैं, और कंट्रोल+P का उपयोग फाइल को प्रिंट करने के लिए एमएस वर्ड में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप रिक्त स्थान का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं पे मार्जिन सेटिंग्स का अनुकूलित यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन लेआउट मार्जिन्स में। मार्जिन पेज के चारों ओर छोड़ी गई खाली जगह होती हैं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं। यह टेक्स्ट को पेज के किनारे से दूरी पर रखते हैं। मार्जिन सेटिंग्स को लेआउट टैब में जाकर मार्जिन विकल्प से अनुकूलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रलेख डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको रिक्त स्थान मेनू टैब पर जाना होगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इंसर्ट मेनू टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेबल तालिका इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू टैब का उपयोग किया जाता है। यदि प्रश्न में टेबल ऑफ कंटेंट्स विषय सूची का संदर्भ होता तो वह रेफरेंस टैब में होता, लेकिन साधारण तालिका के लिए इंसर्ट फिर टेबल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में रिक्त स्थान में स्लाइड पर दिखाई देने वाले सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। किस में होते हैं ये आपसे पूछा गया है, और ये होते हैं स्लाइड मास्टर में। पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर का मुख्य स्लाइड, जो प्रेजेंटेशन के लिए थीम, लेआउट, बैकग्राउंड और फॉन्ट को नियंत्रित करती है। इसमें सभी सामग्रियों के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। स्लाइड मास्टर में किया गया बदलाव पूरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पर एक साथ लागू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब आप रिक्त स्थान का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन यानी कि अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों यानी कि अपडेट सुधारों का वो प्रकट करता है, और नवीनतम विशिष्टताएं जैसे ही उपलब्ध होती हैं उनका उपागम करता है। देखिए, जब आप 2019 का प्रयोग कर रहे हैं, 2000 ऑफिस 2019 का, क्लाउड ऑफिस 2019 का, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड ईयर लिखा है, ये तभी तक का है। लेकिन ऑफिस 365 में अपडेटेड रहता है हमेशा। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया एक क्लाउड आधारित सब्सक्रिप्शन मॉडल है। यह नियमित रूप से बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है, जिसका उपयोगकर्ता हमेशा नवीनतम सुरक्षा अपडेट और नए फीचर्स का उपयोग करता है। पारंपरिक ऑफिस जैसे 2019 को बार बार मैनुअल अपग्रेड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक यानी कि लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो इसमें आपको स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होगा।
अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं और ये 2019 में लोअर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में और मैक ओएस के लिए और 1990 में विंडोज़ के लिए शुरू किया गया था। ये एप्लीकेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला व्यावसायिक टूल्स है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस बी होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग आइटम को कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसी कार्य को अंडू करने के लिए होता है और कंट्रोल प्लस ई का उपयोग टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन का मुख्य उपयोग बुक बाइंडिंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ये पेज के बाईं या ऊपरी तरफ छोड़ा गया अतिरिक्त स्थान होता है ताकि बाइंडिंग करते समय लिखा हुआ टेक्स्ट दब ना जाए। अगला प्रश्न है आपका कि अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, होम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में सबसे सामान्य और अक्सर उपयोग होने वाले टूल्स मौजूद होते हैं। इनमें फॉन्ट बदलना, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, स्टाइल्स और फाइंड रिप्लेस जैसे विकल्प शामिल होते हैं। दस्तावेज को खोलने पर डिफ़ॉल्ट रूप से यही टैब सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न रिक्त स्थान के प्रकार हैं। तो ये फॉन्ट के प्रकार हैं, ठीक है? क्या है? फॉन्ट के प्रकार हैं। एरियल, कैलवरी, कैलिस्टो एमटी, सेंचुरी, गोथिक आदि ये सभी एक प्रकार के फॉन्ट के नाम हैं, फॉन्ट टाइप्स हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ एप्लीकेशन दिया गया है, दूसरी तरफ उनके एक्सटेंशन दिए गए हैं। तो एम एस वर्ड में डॉक, ये बहुत पुराना। एम एस एक्सेल में डॉट एक्सएलएस प्रयोग होता है। एम एस पेंट में डॉट जेपीजी। एम एस पावर पॉइंट में पीटीपी नहीं होता है, पीपीटी होता है, ठीक है? तो आपका डी गलत है, ठीक है? एम एस वर्ड में डॉट डॉक या डॉट डॉक एक्स का प्रयोग होता है। एम एस एक्सेल में डॉट एक्सएलएस या डॉट डॉट एक्सएलएस एक्स का प्रयोग होता है। एम एस पेंट में डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट बीएमपी का प्रयोग होता है। पहले एम एस पेंट में डॉट बीएमपी डिफ़ॉल्ट होता था, अब डॉट पीएनजी डिफ़ॉल्ट होता है। एम एस पावर पॉइंट की फाइलों को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो सही उत्तर है आपका अलाइनमेंट, ठीक है? अलाइनमेंट का प्रयोग पैराग्राफ फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। अलाइनमेंट के बारे में अभी मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। ये 4 प्रकार के होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए कौन सी कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? तो कंट्रोल प्लस ए यानी कि कंट्रोल आल। यह शॉर्टकट सभी अक्षरों, वाक्यों, चित्रों और सामग्री को एक साथ चुन लेता है जिससे समय की बचत होती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो सेलेक्ट करेंगे फाइल। दस्तावेज में प्रिंट देने के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट करते हैं। फाइल मेनू में जाकर प्रिंट विकल्प को चुनते हैं या शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस पी। एडिट मेनू सामग्री में परिवर्तन के लिए यानी कि उसको एडिट करने के लिए, तथा टूल्स मेनू विभिन्न प्रकार के टूल्स जैसे स्पेलिंग चेक आदि का प्रयोग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अभी हम एम एस एक्सेल से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न है आपका कि एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन की पहचान करिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ई है, बाकी 4 ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एक तो रिलेटिव होता है, दूसरा एब्सोल्यूट होता है और तीसरा मिक्स्ड होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस फार्मूला कॉपी करने पर बदल जाते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं।
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो और कॉलम को एक साथ डॉलर चिन्ह के साथ लॉक किया जाता है, दोनों को एक साथ लॉक किया जाता है, और जो पहला बिंदु है यहाँ पर और लिखा है, ठीक है, रो और कॉलम, पंक्ति या स्तंभ, जिसकी वजह से ये गलत है। वैसे बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन या अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये सही होता। दोनों को एक साथ लॉक किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाउ इज सब टोटल 9 A1 कॉलन A10 डिफरेंट फ्रॉम सम A1 A10। तो सही उत्तर है आपका सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करता है। सब टोटल फंक्शन में 9 का मतलब सम योग होता है। सब टोटल 9 फिल्टर द्वारा छिपाई गई पंक्तियों का योग में शामिल नहीं करता है, जबकि साधारण सम सभी पंक्तियों को जोड़ देता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान करिए। तो सही उत्तर है आपका नन ऑफ दी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सत्य हैं। आप सेल ब्लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग सेल को सुरक्षित कर सकते हैं। एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुलाइज करने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं, ये भी सही है। एक्सेल उपयोगकर्ताओं को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति होती है, ये भी सही बात है। तो ये आपका एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करणों में अधिकतम 1,48,576 पंक्तियां और 16,384 कॉलम होते हैं। डेटा वैलिडेशन का उपयोग करके आसानी से ड्रॉप डाउन सूचियां बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों क्वेरी को पूरा करने में मदद करती है। तो सही उत्तर है आपका ऑटोफिल सजेशन। ऑटोफिल सजेशन उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों को तेजी से और आसानी से पूरा करने में मदद करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव देती है। इससे समय की बचत होती है और प्रक्रिया अधिक कुशल बनती है। देखिए, MS एक्सेल थोड़ा कठिन चीज़ है, जिसे आप रेगुलर प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसको समझना, उसके फंक्शंस को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो ये है आपका डिजाइन टैब। एक्सेल में एक बार चार्ट बन जाने के बाद डिजाइन टैब सक्रिय हो जाता है। इस टैब का उपयोग चार्ट के टाइप को बदलने, यानी कि उसका प्रकार बदलने, डेटा का चयन करने और चार्ट की स्टाइल को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में एक्स लुकअप और बी लुकअप में मुख्य अंतर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, ठीक है। वी लुकअप केवल बाएं से दाएं और वर्टिकल डेटा खोज सकता है, जबकि एक्स लुकअप किसी भी दिशा में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं रिवर्स में खोज सकता है। एक्स लुकअप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में आसानी से काम कर सकता है। एक्स लुकअप केवल एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 में ही उपलब्ध है। अगला प्रश्न जो है आपको वहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। मेल मर्ज, पिवट टेबल, ट्रैक चेंजेस और बिग लुकअप। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन सी। मेल मर्ज डेटाबेस से डेटा को दस्तावेज में स्वतः मर्ज करना। पिवट टेबल जो है वो डेटा विश्लेषण के लिए एक गतिशील सारांश है, यानी कि डायनेमिक समरी है। ट्रैक चेंजेस यह दस्तावेज में किए गए संशोधनों को ट्रैक करने के लिए सुविधा देता है। और बी लुकअप यह किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर डेटा खोजने का एक प्रमुख फंक्शन है, यानी कि वर्टिकली आप डेटा किसी भी टेबल में खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्ट, यानी कि इनपुट एंट्री के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकता है। तो सही उत्तर है आपका डेटा सत्यापन, यानी कि डेटा वैलिडेशन। एक्सेल में डेटा सत्यापन की सुविधा किसी सेल में डेटा दर्ज करने के लिए नियम या मानदंड जैसे संख्या, सीमा, टेक्स्ट लंबाई निर्धारित करने की अनुमति देती है। जैसे आप किसी मोबाइल नंबर में अब टेक्स्ट कोई लिख दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, अक्षर लिख दे, सब
शब्द लिख दे तो वहाँ पर केवल नंबरिंग को अलाउ वैलिडेट कर दिया जाता है कि इस कॉलम में या इस रो में केवल नंबर लिखा जाएगा। इससे इनवैलिड डेटा की सीट में प्रविष्ट होने से पहले ही रोका जा सकता है, जबकि फिल्टरिंग केवल डेटा को छांटने और कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग शर्त के आधार पर सेल को रंगने का काम करती है, यानी कि स्टाइल चेंज करने का काम करती है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। कारण दिया गया है कि पिवट टेबल उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। पिवट टेबल्स अलाउज यूजर टू रीअरेंज, फिल्टर एंड एग्रीगेट डेटा विदाउट मैनुअली राइटिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। ये स्टोर कीपर 2025 में पूछा गया पीवाईक्यू है। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश रूप में देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। ये बिना किसी जटिल फार्मूले के ही डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एग्रीगेट कर सकता है। इसलिए कथन और कारण दोनों ही सही और कारण सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एडवांस एक्सेल फीचर्स, तो सही उत्तर है आपका 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो यह जांचता है कि कोई शर्त सत्य है या असत्य और उसके अनुसार परिणाम देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसी विशेष शर्त के आधार पर सेल के रंग या डिजाइन को बदलने के लिए किया जाता है। मैक्रोज का उपयोग बीवीएस स्क्रिप्ट्स की मदद से उन कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है जो बार बार दोहराए जाते हैं, अतः तीनों कथन सही हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? जैसे यहाँ पर आप ब्लैक बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है कि जितने भी एग्ज़ाम टैग होंगे वहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक होगा और टेक्स्ट वाइट और एग्ज़ाम लाइट पिंक में होगा। ऐसे ही आप एमएस एक्सेल में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे आप लगा दें कि जब नाम कैंडिडेट का मेल होगा तो वो लाइन ब्लू हो जाएगी और जब फीमेल होगा तो वो लाइन पिंक हो जाएगी। तो ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि एक आपने कंडीशन डिसाइड कर दी है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है आपका 1,48,576 और कॉलम की अधिकतम संख्या 16,384 होती है। एक्सेल 2003 और उससे पुराने संस्करणों में अधिकतम पंक्तियां 65,536 और कॉलम 256 होते थे। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल फार्मूला में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? तो सही उत्तर है आपका यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। डॉलर चिन्ह का उपयोग एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किया जाता है और ये जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का पीवाईक्यू है। जब किसी सेल के एड्रेस में डॉलर जोड़ा जाता है, जैसे $A, $1, तो यह सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है, रो और कॉलम दोनों। फार्मूले को किसी अन्य सेल में कॉपी या ड्रैग करने पर भी यह एड्रेस नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनसंचरित डेटा का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट टेबल। असंचरित डेटा वह डेटा है जिसका कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप या संरचना नहीं होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि। सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल, ऑडियो आदि असंचरित डेटा के उदाहरण हैं। स्प्रेडशीट टेबल में डेटा पंक्तियों और स्तंभों में सुव्यवस्थित होता है, इसलिए यह स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है या संरचित डेटा कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लुकअप का। कॉलम की बात आए तो बी लुकअप, ठीक है, वर्टिकल ये काम करता है। यह किसी दिए गए मान को डेटा टेबल के पहले कॉलम में खोजेगा। मान मिल जाने पर वह उसी पंक्ति से एक निर्दिष्ट कॉलम का मान लौटाता है, रिटर्न वैल्यू करता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, तो ये
फार्मूला होता है। फार्मूला विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक्सेल में कोई भी फार्मूला हमेशा इक्वल टू यानी कि बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इक्वल टू मिड लाइब्रेरी 4 दो। तो सही उत्तर है आपका आर ए। एमएस एक्सेल में मिड फंक्शन का सिंटैक्स होता है मिड टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट अंडरस्कोर नंबर नंबर अंडरस्कोर करेक्टर। तो जहां टेक्स्ट और लाइब्रेरी स्टार नंबर 4 यानी खोजे गए चौथे अक्षर से शुरू होती है। तो नंबर करेक्टर यानी कि 2 यानी कि कुल 2 अक्षर निकाले जाएंगे। शब्द लाइब्रेरी का चौथा अक्षर आर है और वहां से 2 अक्षर लेने पर आर ए प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है? तो सही उत्तर है आपका पिक्चर फार्मूले का घटक नहीं होती है। गणितीय ऑपरेटर होते हैं, वर्कशीट फंक्शन होते हैं, सेल रेफरेंस होते हैं। गणितीय ऑपरेटर में प्लस माइनस स्टार और डिवाइड का जो बैक स्लैश होता है उसका प्रयोग होता है। वर्कशीट फंक्शन में सम है, एवरेज है, सब टोटल है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर हैश हैश चिन्ह प्रदर्शित होता है, इसका मतलब क्या है? तो सही उत्तर है आपका सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन रिक्त स्थान यू क्लिक ऑन ईच सेल। यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कुंजी दबाई जाती है, तो कंट्रोल कुंजी दबाई जाती है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024 का ये पीवाईक्यू है। कंट्रोल कुंजी को दबाए रखते हुए आप माउस से जिन भी सेल्स पर क्लिक करेंगे वे सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी और लगातार सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। तो सही उत्तर है आपका काउंट ब्रैकेट। एक्सेल काउंट ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग किसी दी गई रेंज में केवल संख्यात्मक मानों वाले सेलों के गिनने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन खाली सेल, टेक्स्ट या अन्य गैर संख्यात्मक डेटा को अनदेखा कर देता है। अगर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को गिनना हो तो काउंट ए ब्रैकेट फंक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल सीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार। किसी वर्कशीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट या सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार कुंजी का प्रयोग करते हैं। पूरी पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप वर्कबुक में पिछली सीट पर जाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में सूत्र राउंड क्या देता है? तो देखिए यह 2 लिखा है तो 2 बिंदु तक देना है। कितने बिंदु तक? 2 बिंदु तक देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 5.68 यानी कि 5.68। एमएस एक्सेल में राउंड फंक्शन एक गणितीय फंक्शन है जिसका उपयोग संख्या को निश्चित दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है। चूंकि सूत्र में 2 दिया है इसका अर्थ है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक राउंड करना है। तीसरा अंक 8 है जो 5 या उससे अधिक है, अतः दूसरा अंक 7 में एक जुड़ जाएगा जिससे परिणाम 5.68 हो जाएगा। राउंड फिगर ऐसे ही किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रतीकों को हटा देता है? तो सही उत्तर है आपका क्लीन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लीन फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट से उन सभी कैरेक्टर्स को हटाने के लिए किया जाता है जो प्रिंट नहीं किया जा सकता। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब डेटा को किसी दूसरे एप्लीकेशन से एक्सेल में आयात किया जाता है और उससे अदृश्य कोड शामिल हो। इसका सिंटैक्स इक्वल टू क्लीन टेक्स्ट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो F2 का प्रयोग होता है रीनेम करने के लिए। ठीक है। फाइल है, फोल्डर है, जो चयनित है उसको रीनेम करने के लिए F2 की का प्रयोग होता है। F1 की का प्रयोग मुख्य रूप से हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए और Alt प्लस F4 का प्रयोग प्रोग्राम बंद करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी फंक्शंस। स्प्रेडशीट जो है एक्सेल में जटिल गणनाओं को आसानी से और तेजी से करने की फंक्शंस का उपयोग किया जाता है।
फंक्शंस पूर्व निर्धारित सूत्र होते हैं जैसे सम, एवरेज और वी लुकअप आदि। ये मैनुअल रूप से लंबे गणितीय समीकरण लिखने की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। पूछा गया है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। एब्सोल्यूट एड्रेस वह सेल एड्रेस है जो रो और कॉलम दोनों से पहले डॉलर चिन्ह जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, रो और कॉलम दोनों लॉक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूप में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर है आपका साइंटिफिक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में साइंटिफिक प्रारूप का उपयोग बहुत ही बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह एक नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में प्रदर्शित करता है, जैसे 1 यानी कि 0.23 ई प्लस 05। इसमें लंबी संख्याओं को छोटे रूप में पढ़ना और मैनेज करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल सीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स और वेब ब्राउज़र किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह होता है जिसे उपयोगकर्ता के किसी विशिष्ट कार्य का पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सेल सीट्स गणना के लिए, वर्ड प्रोसेसर दस्तावेज के लिए और वेब ब्राउज़र इंटरनेट के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही प्रमुख उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। तो ये इक्वल टू के चिन्ह के साथ शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये होती है कंट्रोल+K। पावर पॉइंट नहीं, सिर्फ पावर पॉइंट नहीं, बल्कि एमएस वर्ड हो या एमएस एक्सेल हो, कहीं पर भी आपको हाइपरलिंक डालना हो तो कंट्रोल+K शॉर्टकट की प्रयोग में लाई जाती है। कंट्रोल+H का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस, खोजें और बदले विकल्प के लिए किया जाता है। कंट्रोल+A पेज की पूरी सामग्री को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? सही उत्तर है आपका सी, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करता है। यदि आप फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग केवल एक बार करना चाहते हैं तो उस पर सिंगल क्लिक किया जाता है, लेकिन यदि आपकी उसी फॉर्मेटिंग को एक से अधिक जगहों पर क्रमानुसार लागू करना है तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए। इसे बंद करने के लिए कीबोर्ड पर एस्केप बटन दबाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भाग में बांटा जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका व्यू प्लस विंडो प्लस स्प्लिट। तो पहले व्यू खोलेंगे, फिर विंडो पे जाएंगे, फिर स्प्लिट पे। इसके लिए सबसे पहले व्यू टैब पर क्लिक करना होता है, फिर विंडो ग्रुप में जाकर स्प्लिट बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे विंडो 2 भाग में बट जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट क्या है? तो सही उत्तर है आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप किसी सेल में टेक्स्ट अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से बाईं ओर जाता है, और जब नंबर टाइप करते हैं तो स्वतः ही दाईं ओर अलाइंड हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दाईं ओर संरेखित। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है आपका बी, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस पावर पॉइंट में रिक्त स्थान आपको एक समय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। सही उत्तर है आपका डी, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स की फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट, स्टाइल, साइज को कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह होम टैब पर ब्रश के आकार का एक आइकन होता है। कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को आप किसी दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर एक ही क्लिक में लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में सेल A3 का सूत्र A1 स्टार $A
$2 है। प्रकोष्ठ सेल A3 को से सूत्र का प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा? मान लीजिए A1 5 है, B1 6 है, A2 5 है और B2 8 है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका C का 30। ठीक है, चूंकि यहाँ पर स्टार का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 गुणे 5 बराबर 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं पुराने संस्करणों के आधार पर? तो सही उत्तर है आपका 3। MS एक्सेल के पुराने संस्करणों एक्सेल 2003, 2007 और 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक 3 वर्कशीट के साथ ओपन होती थी, लेकिन नए संस्करणों में 2013 के और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट रूप से केवल एक सीट खुलती है। एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से अधिकतम 255 वर्कशीट जोड़ी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो सही उत्तर है आपका पैराग्राफ। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में चित्र यानी कि पिक्चर, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक, सिंबल आदि सम्मिलित करने का विकल्प होता है। पैराग्राफ ग्रुप MS वर्ड के होम टैब में पाया जाता है। यह एक्सेल के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं होता है। इंसर्ट टैब खोलने की शॉर्टकट की होती है Alt+N। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर यानी कि मैनिपुलेशन करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका एक्सेल। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, आउटलुक ईमेल के लिए है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य कार्य डेटा को टेबल के रूप में संग्रहित करना और व्यवस्थित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का एक्सटेंशन दिया जाता है? तो इसे XLS या XLS X एक्सटेंशन दिया जाता है। ठीक है, डॉक एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है और .xml एक मार्कअप भाषा का एक्सटेंशन है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आज के 103 आपको PYQ कैसे लगे। देखिए, MS ऑफिस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। 1 से 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रही बात आज के वीडियो की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको अभी एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और खुद को बेचारा मत दिखाइए। जहाँ पर भी हो आप खुद कर लड़िए, संघर्ष के साथ आगे बढ़िए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आप सही तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।